गाइस हमारा आज का जो डिस्कशन है एंजाइम, आपको एक ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है आपको। ये मतलब नीट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होगा आपको थ्योरेटिकल होगा और ये चैप्टर आपको तैयार करने में 2 से 3 घंटा टाइम लगेगा आपको। जब एक बार भी आप नहीं पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो आपको 1 घंटा में ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से मतलब मानते हैं हम लोग। तो इसको आपको मैं जो कराऊंगा तो इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आपको पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। और क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा, जो चीज मैं बताऊंगा लगभग उसी के अंदर से आएगा क्वेश्चन। ये चीज वो मैं इसलिए इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बताता वही चीज हूँ जो कि एनसीईआरटी कवर्ड है, मॉड्यूल में कवर्ड है। और आपको ये भी पता है कि मॉड्यूल और एनसीईआरटी से बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं आता और मैं उस टोटल चीज को कवर करता हूँ, इसीलिए मैं उसका गारंटी लेता हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं एंजाइम। सबसे पहले जो है आप ये चीज जानो कि एंजाइम जो है, एंजाइम है क्या चीज, एंजाइम के आने से क्या चीज है, एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल लाइफ में मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज। अच्छा, आपको मैं एक जनरली एक चीज बताता हूँ। जैसे देखो, आपको ये रिएक्शन पता होगा, CO2 प्लस H2O मिल करके बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये चीज आप पहले पढ़े होंगे। तो ये कार्बोनिक एसिड जो बनता है, ये CO2 और H2O मिल के कार्बोनिक एसिड बनता है। ये जो बनने का जो है 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनता है। ये कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। वो इस जो बनने का रेट है 200 मॉलिक्यूल पर आवर। अब एंजाइम इसके अंदर जब आ जाए, कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है, अगर ये इसमें आ जाए तो ये इसके रेट को क्या कर देता है, मतलब ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बना देता है। तो आपको एंजाइम के आने से क्या हो सकता है, कोई भी रिएक्शन फास्ट हो सकता है या स्लो हो सकता है। और अब इसका क्या फायदा है हमारे लाइफ पे, ये चीज देखो। अगर हमारे बॉडी को, अगर मान के चलो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को ये कार्बनिक एसिड का नीड है मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। और ये जो जनरली अगर रिएक्शन हो रहा है तो जनरली रिएक्शन क्या हो रहा है कि 200 मॉलिक्यूल पर आवर। तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर वो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा और बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लाइफ सर्वाइवल के लिए एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपको 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड रिक्वायर है आपके बॉडी का, तो आपको इसमें एंजाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। और एंजाइम आने से क्या होगा, इसका रेट फास्ट होकर के 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो एंजाइम जो है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट कर सकता है या तो स्लो कर सकता है, दोनों भी पावर है। और एंजाइम हर के लिए जरूरत है, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो, एंजाइम के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप मान के चलो अब मेरे बॉडी में फैट बन रहा है, ठीक है, फैट बन रहा है। अब फैट बहुत फास्टली बन रहा है, अब फैट बहुत फास्टली बन रहा है, हमको फैट को उतना स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, और जगह नहीं है और बन रहा है फास्टली। तो अगर हम ऐसे फास्टली बनने देंगे तो वो स्टोर मतलब कुछ न कुछ डैमेज ही करेगा। क्योंकि जब स्टोर के लिए जगह ही नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो डैमेज ही करेगा। तो उसके लिए हम क्या उसमें एंजाइम डाल सकते हैं और एंजाइम जैसे ही यूज करेंगे उसका रिएक्शन स्लो हो सकता है। रिएक्शन स्लो होगा तो वो चीज कंट्रोल में होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एंजाइम सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये तो इंपॉर्टेंस हुआ एंजाइम को। अब देखो, सबसे पहले जो है एंजाइम डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर किया साइंटिस्ट बकनर ने, और वो फर्स्ट आइसोलेट जो किया एंजाइम जैमेज। लेकिन एंजाइम टर्म जो है वो टर्म दिया है साइंटिस्ट कूने ने, कूने साइंटिस्ट ने एंजाइम टर्म दिया। ठीक है, आपको ये चीज तो पता चल गया कि एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, उसके बाद अब एक बात बताओ, अगर कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम को आपको अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो लंबे टाइम के लिए आप उसको जनरली रखोगे तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो उसको मतलब अगर स्टोर करना है, उसको बचा करके रखना है तो उसको करना पड़ता है क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट क्रिस्टलाइज किए थे एंजाइम यूरिएज को, वो थे साइंटिस्ट JB समनर। ठीक है, और इन्होंने कौन से प्लांट से ये डिस्कवर किया, जैकबिन प्लांट और लोबिया प्लांट। ठीक है, या तो लोबिया या तो जैकबिन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो उसके बेसिस पे ये हुआ कि एंजाइम को
एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ पे, कौन डिस्कवर किया, कौन उसको टर्म दिया, कौन क्रिस्टलाइज किया, ये 3 बात तो अब आपको ये जनरली अगर आपको साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंजाइम टर्म किसने कॉइन किया, आंसर है कौन ने। सबसे पहले बोल दिया कि एंजाइम को सबसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट किसने किया था, बकनर, और ये बोल दिया कि बकनर ने कौन से एंजाइम को आइसोलेट किया था, आंसर है जाइमेज। ठीक है, उसके बाद अगर बोलेगी कि फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज कौन से एंजाइम को किया गया, तो आंसर है यूरिएज को क्रिस्टलाइज किया गया फर्स्ट टाइम। और अगर ये बोल दे कि मतलब फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज कौन से साइंटिस्ट ने किया, तो जेबी समनर, ये आंसर हुआ। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूरिएज एंजाइम जो क्रिस्टलाइज किया था फर्स्ट टाइम, वो कौन से प्लांट से किया था, तो आंसर है लोबिया प्लांट या तो जैकबिन प्लांट। तो ये तो आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नॉर्मली हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखो सबसे पहले आपको एक लाइन मिलेगा मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में आपको हाँ ये मिलेगा, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ऑलमोस्ट क्यों बोला, ऑलमोस्ट इसलिए बोला कि ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, लेकिन उसमें सम न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो एंजाइम्स। अब सम न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड तो आप जानते हो डीएनए और आरएनए, तो डीएनए कैटेलिस्ट की तरह तो काम नहीं करता है, लेकिन आरएनए कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, और आरएनए कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, और आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करता है उसको हम बोल देते हैं राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम बोल देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम तो मेनली प्रोटीन है, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम है। तो ये आपका लाइन क्लियर हो गया। अब सबसे पहले जो है राइबोजाइम जो है वो किसने डिस्कवर किया, देखो L19 RNase राइबोजाइम डिस्कवर किया था टी केक साइंटिस्ट। अब इसको कोई कुछ से कुछ पढ़ता है, TCECH है, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये डिस्कवर किया टी केक साइंटिस्ट ने, और किससे आरएनए और प्रोटोजोआ, कौन से प्रोटोजोन से, टेट्राहेमेना थर्मोफिला से आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था टी केक साइंटिस्ट ने आरएनए से, प्रोटोजोन के आरएनए से, फर्स्ट मतलब राइबोजाइम L19 RNase, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है RNase और राइबो न्यूक्लियस प्रोटीन, ये राइबोजाइम, उसको डिस्कवर किया था अल्टमान ने, कौन से सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब और इसके बाद आगे चीज आता है कि तो देखो ये जो लाइन है आपका, एंजाइम्स आर द मतलब एंजाइम्स जो है बॉडी में कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म्स में होता है, और कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, एंजाइम जो है टेम्परेचर सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव होता है। तो अब कुछ मैं जनरल बातें बता रहा हूं, जैसे आपको जो हमारा जो एंजाइम जिस टेम्परेचर पे वर्क करता है वो रेंज होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये तो रेंज है। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसीलिए हमारे बॉडी में एंजाइम सबसे सही कब काम करता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको एक बात मैं बता दूं, अगर 37 डिग्री से ज्यादा हो गया, आप ये जान लो टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा भी दे दिया तो भी दिक्कत है, कम भी दे दिया तो भी ज्यादा अगर सपोज हम 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दें, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे, तो आपको पता है, मैंने बताया है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन है। तो आपको पता है प्रोटीन हाई टेम्परेचर देने के बाद वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो और एक चीज और, वो जब डीनेचर हो जाएगा ना, आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे ना, तो फिर वो कभी सही नहीं होगा, ये बात है। तो हाई टेम्परेचर पे ले जाने में क्या होगा, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप देखो कि अगर हम लो टेम्परेचर पे रख दे, तो लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव हो जाएगा और ये मतलब कैसे काम नहीं करेगा। देखो लो टेम्परेचर पे रखे तो उसको इतना एनर्जी ही नहीं मिला, एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं मिला जिससे कि वो अपना काम फंक्शन कर सके। तो एनर्जी कम है तो इनएक्टिव हो गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लेना कि दोनों में डिफरेंस है, डीनेचुरेशन और इनएक्टिवेशन डिफरेंस है। देखो डीनेचुरेशन, सपोज एग्जांपल आपको मैं देता हूं, अगर हम कोई भी टेम्परेचर हम 40 डिग्री रख दिए, तो जो मतलब मेरा एंजाइम था वो मतलब बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, क्योंकि वो डीनेचर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम कोई दूसरा मतलब एंजाइम अगर लोअर टेम्परेचर करते हैं तो इनएक्टिव होगा, उसको फिर अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो वर्क करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि डीनेचुरेशन जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है और इनएक्टिवेशन जो है वो एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है, और डीनेचर हो जाता है तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और अगर हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होता है जब उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो फिर से फंक्शन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इनएक्टिवेशन का इलाज है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओ तो सही हो जाएगा, लेकिन डीनेचुरेशन का कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार डीनेचुरेशन हो गया तो फिर वो बर्बाद हो गया। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट था। अब देखो डीनेचुरेशन का भी एक्सेप्शन है। आप डीनेचुरेशन आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, हाई थर्मल वेंट्स जो मतलब जो ओशियंस होते हैं, ओशियंस सी के अंदर जो है लोअर में, वहां पे मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई थर्मल वेंट्स होता है। तो हाई थर्मल वेंट्स पे आप पढ़े होंगे ब्लू ग्रीन अलगी होता है, वो थर्मोफिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि मतलब जिसके पास हाई टेम्परेचर वो टॉलरेट करने का रेंज होता है। तो उस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेबल। और जो नॉर्मल जो एंजाइम्स में उसके अंदर जो जैसे जो एनिमल्स उस हाई टेम्परेचर के रेंज का एक्सेप्शन होता है उसको हम थर्मोस्टेबल बोलते हैं, और जो नॉर्मल रेंज के एंजाइम जिस बॉडी में होते हैं उसको हम थर्मोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर के बीच में आपको हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हाई टेम्परेचर पे, जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं हाई टेम्परेचर वाले ये आप एंजाइम का, तो टेक पॉलीमरेज आपने नाम सुना होगा, थर्मोफिलस एक्वेटिकस आप जानते होंगे। हाई टेम्परेचर पे हम देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया मतलब लिविंग फॉर्म में रहता है, मतलब डीनेचुरेशन नहीं होता है। तो इस तरह के एग्जांपल, अगर थर्मोस्टेबल का एग्जांपल पूछिए तो आप टेक पॉलीमरेज का नाम बोल सकते हो, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ठीक है, ये चीज तो होगा। उसके बाद आपको ये चीज होता क्यों है, आप देखो इस तरह के एंजाइम में जो कैटलिस्ट होगा, तो दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एक होता है बायो कैटलिस्ट। तो बायो कैटलिस्ट जहां बायो हो गया इसका मतलब लिविंग, और लिविंग हो गया तो लिविंग में क्या हो गया, प्रोटीन। और प्रोटीन आप जानते हो हाई टेम्परेचर में जाने के बाद वो डीनेचर हो जाता है। इसका मतलब बायो कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में यही डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन बायो कैटलिस्ट प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर देते ही वो उसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, और ये कैटलिस्ट भी इसमें मेन फंक्शन करता है, क्योंकि जो एंजाइम अगर हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, इसका मतलब उसमें बायो कैटलिस्ट नहीं होगा, उसमें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होगा, क्योंकि तभी वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है। तो और आपको उसके बाद मैं बताऊं एक चीज कि आप क्या सोचते हो, जो एंजाइम है वो एंजाइम कंज्यूम हो जाता है क्या? एंजाइम जो है वो कंज्यूम, तो आंसर है कि एंजाइम कंज्यूम नहीं होता है। अगर आप देखो कि एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच हुआ, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम अपना सेपरेट हो जाएगा। अब इस दौरान जो है आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल चेंज होता है, पीएच चेंज होता है, बहुत सारा चेंज होता है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो बहुत सारा चेंजेज उसमें होता है। बहुत सारे चेंज होने के कारण सपोज अगर एंजाइम या तो डैमेज हो जाता है या इसमें किसी तरह का चेंज हो जाता है, तो इस एंजाइम को हम हटा देते हैं, इसको डाइजेशन कर दिया जाता है, और इसके जगह पे नया एंजाइम्स को ले आया जाता है। और जो जैसे मैंने बताया कि पहले सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा और सबस्ट्रेट को फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट किया, अब उसके बाद एंजाइम बाहर हो गया, फिर वही एंजाइम दूसरे मतलब रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। ये तो जनरल चीज है। लेकिन अगर इसी दौरान अगर एंजाइम डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को रिकवर किया जाता है, मतलब कैसे, उस डैमेज को डाइजेस्ट करके हटा दिया जाता है, उसकी जगह पे नया एंजाइम ले आया जाता है। क्योंकि मतलब ये टेम्परेचर पीएच सेंसिटिव है, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण ये कुछ बदलाव आ सकता है एंजाइम में। तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में अगर कोई चीज चेंज होता है तो उस प्रोसेस के लिए एंजाइम को हटा करके नया एंजाइम ले आया जाता है। ये चीज तो हो गया आपका। अब आपसे ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि एंजाइम जो है, ये वाला लाइन अब आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ये वाला कौन सा, इसमें नहीं, हाँ ये वाला
एंजाइम कोलाइडल सब्सटेंस ये तो हो गया, ये राइबोसोम्स और जेनेटिक कंट्रोल, ये चीज आपको मैं क्लियर करूँ। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एंजाइम का फॉर्मेशन कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो आप क्या आंसर दोगे बताओ? तो आंसर है इसका आंसर है कि मतलब ये कौन से सेल ऑर्गेनेल, तो आंसर है राइबोसोम्स। क्योंकि आप ये जानते हो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम्स को। और प्रोटीन बनता कहाँ है? राइबोसोम्स में। तो अगर एंजाइम ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन से है, तो प्रोटीन अगर राइबोसोम्स में बनता है तो एंजाइम कहाँ बनेगा? राइबोसोम्स में। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी प्रोटीन बनता है, कोई भी अमीनो एसिड सीक्वेंस बनता है, उसको वो हमेशा जेनेटिक कंट्रोल में। उसी तरह एंजाइम अगर प्रोटीन का फॉर्म है और प्रोटीन का फॉर्म है तो वो भी जेनेटिक कंट्रोल में होगा। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। एंजाइम जो है वो कोलाइडल सब्सटेंस के फॉर्म में, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और ये कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में बनता है? आंसर है राइबोसोम्स में, और ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है एन एंजाइम लाइक एज एनी प्रोटीन। ठीक है, अब देखो अब जो है ये वाला लाइन जो है, मतलब एन एंजाइम लाइक एज एनी प्रोटीन, इसका मतलब है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे कि प्रोटीन्स जो है 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन को, अगर हम अमीनो एसिड को एक मतलब लाइन में अटैच करेंगे ना, तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसी को जब हम फोल्ड करेंगे वो हेलिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर उसी को और थोड़ा ज्यादा वो स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो वो हो जाएगा टर्सरी, और उसको और ज्यादा करेंगे, मतलब टर्सरी और ग्लोबुलर होता है, और उससे भी और ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स अगर उसको कर देंगे तो वो बन जाएगा क्वाटरनरी। तो एंजाइम्स में सबसे मेन जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। क्यों? अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइड होगा ही नहीं। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में अमीनो एसिड अटैच है तो वहां पे कोई सीरीवीसी या पॉकेट नहीं होगा, कोई कर्व नहीं होगा, और एक्टिव साइड होगा तभी तो भाई एंजाइम जाके वहां अटैच होगा। एंजाइम में सबस्ट्रेट कहाँ अटैच होता है एंजाइम में? जबकि वहां उसके पास एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट होता कहाँ है? यही जो फोल्ड होने के कारण सीरीवीसी एंड पॉकेट्स जो बनते हैं, उस पॉकेट्स में सबस्ट्रेट आके फिट होता है, और जो जहां फिट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्टिव साइट। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी एक्टिव साइट नहीं होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी एक्टिव साइट नहीं होता, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट होता है, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो टर्सरी और ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। इसका आंसर क्यों होता है आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें जो देखो, आप अगर प्रोटीन में देखोगे, प्रोटीन में एन टर्मिनल और पी टर्मिनल को हटा दोगे ना, इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इन दिस स्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। मतलब अगर आप एन टर्मिनल पी टर्मिनल को हटा दोगे ना, ये जो स्ट्रक्चर बैकबोन होगा ये फोल्ड अपने आप पे करेगा इटसेल्फ, और the chain crosses itself and hence सीरीवीसी एंड पॉकेट्स आर फॉर्म। अब ये जो है, मतलब ये जो फ्रीली अगर होगा, एन और पी को हटा देंगे तो फ्रीली एक दूसरे में फोल्ड होगा। फोल्ड होने के कारण इस पे क्या बनेगा? सीरीवीसी एंड पॉकेट्स, और सीरीवीसी एंड पॉकेट्स बनेगा, उस पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। तो बहुत सारे सीरीवीसी एंड पॉकेट्स बनेंगे, बहुत सारे सीरीवीसी एंड पॉकेट्स बनेंगे, जिसमें एक पे आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और जहां सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा उस साइट को, उस सीरीवीसी, उस पॉकेट को हम एक्टिव साइट बोल देंगे। और उसके अलावा जो सीरीवीसी एंड पॉकेट्स बचा हुआ है वो, उसको हम बोल देंगे एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, और एलोस्टेरिक साइट का क्या है? उसमें हम कोई प्रोडक्ट जोड़ करके हम रिएक्शन के मतलब स्पीड को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। एलोस्टेरिक साइट का ये हेल्प है। ठीक है, अब आपको ये बोल दे कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो टर्सरी फॉर्म में क्यों होता है, क्वाटरनरी में क्यों नहीं होता है? तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि देखो, क्वाटरनरी जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो अब एक चीज बताओ, अगर कोई सबस्ट्रेट, देखो ये कैसे प्रोसेस चलता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो एंजाइम जो है, एंजाइम भारी शेप होता है, एंजाइम क्या होता है? भारी होता है, और सबस्ट्रेट क्या होता है? हल्का। तो आप बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाएगा या सबस्ट्रेट एंजाइम के पास? अगर एंजाइम भारी है, सबस्ट्रेट छोटा है, हल्का है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, और सबस्ट्रेट एंजाइम के पास बाइंड करेगा। एंजाइम बड़ा है, सबस्ट्रेट छोटा है,
अब जो है सबस्ट्रेट जो एंजाइम के पास गया तो एंजाइम के पास जगह होना चाहिए, और एंजाइम के पास जगह कैसे होता है कि देखो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, बैकबोन जो स्ट्रक्चर बनता है फोल्ड होने के कारण वो सेरिविसी एंड पॉकेट्स जो बहुत सारे बनते हैं उसमें सबस्ट्रेट आके फिट होगा, और वही सेरिविसी एंड पॉकेट्स जो है जिसमें सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको हम बोल देते हैं एक्टिव साइड, उसके अलावा जो बचते हैं पॉकेट्स उसको बोल देते हैं एलोस्टेरिक साइड। अब आपको ये बताओ कि इसी स्ट्रक्चर को और थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं तो वही तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब उसमें पॉकेट्स और सेरिविसी और ज्यादा होगा, पॉकेट्स और सेरिविसी और ज्यादा होगा, उसमें एक्टिव साइड और भी ज्यादा होगा, एक्टिव साइड और भी ज्यादा होगा। तो हम क्यों नहीं एंजाइम का मेनली जो है वो टर्सरी फॉर्म और कोलोब्युलर फॉर्म क्यों रखते हैं, क्वाटर्नरी क्यों नहीं रखते, जबकि एक्टिव साइड तो उसमें ज्यादा है। तो आंसर देखो, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता पॉसिबल। टर्सरी स्ट्रक्चर स्टेबल के साथ साथ वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो अपना शेप अल्टर है। आप जानते होंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट है, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट आने के बाद एंजाइम उससे लूजली बाइंड होगा, मतलब एंजाइम से वो लूजली बाइंड होगा, लूजली बाइंड होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो है एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा, एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा, शेप चेंज करने के बाद ये उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ टाइटली फिट होगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से पहले इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद फिर वो टाइटली फिट होता है। तो टाइटली फिट होता है, तो टाइटली फिट कब होता है ये चीज आपको पता चल गया, टाइटली फिट होगा। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा कि जब एंजाइम है, एंजाइम के बाद सबस्ट्रेट आया और बहुत सारा पॉकेट है, बहुत सारा एक्टिव साइट है, क्योंकि टर्सरी से और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्वाटर्नरी, तो बहुत सारा इसके पास सेरिविसी एंड पॉकेट्स है, तो ये जाके फिट होने आया। फिट तो होने के लिए आया, लेकिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इतना स्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि मतलब मान के चलो वो अपना शेप अल्टर नहीं कर पाएगा, और शेप अल्टर नहीं कर पाएगा वो टाइटली फिट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्वाटर्नरी फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स जो है जो कि बहुत ज्यादा जिसको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, जैसे आइसो एंजाइम्स हैं, उसको जो है मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो वो क्वाटर्नरी फॉर्म में होता है, उसका नाम हो गया आइसो एंजाइम। जैसे आपको मान लो LDH लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, इसको मतलब 3-4 एक्टिव साइट है, 3-4 एक्टिव है, इसका 3-4 सबस्ट्रेट है। अब 3-4 सबस्ट्रेट जाकर के इसके एक्टिव साइट को बाइंड करेगा, तो इसका शेप अल्टर होगा, लेकिन ज्यादा अल्टर हो जाएगा तो फिर ये मतलब सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या चाहिए, ज्यादा स्टेबिलिटी, और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसीलिए इसको मतलब क्वाटर्नरी में हम रख दिए। तो आइसो एंजाइम कुछ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, लेकिन अगर आपको मेन पूछे मेनली जो है एंजाइम कौन से फॉर्म में होगा, वो आंसर होगा आपका टर्सरी और ग्लोब्यूलर। आपको ये लाइन क्लियर हो गया। देखो बैकबोन कैसे फोल्ड होता है, ये कौन से फॉर्म में, टर्सरी और ग्लोब्यूलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट को लेकर के, और वो अपना रिएक्शन करने के लिए बहुत कम अमाउंट में चाहिए, जिससे कि वो अपना रिएक्शन कैटेलाइज कर दे। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि कैटेलिटिक पावर जो होता है, मतलब नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये हुआ उसका कैटेलिटिक पावर हुआ। और कैटेलिटिक पावर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टर्नओवर नंबर और Km कांस्टेंट। तो टर्नओवर नंबर क्या है, टर्नओवर नंबर है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम पर यूनिट टाइम। वो जो टाइम है या आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान के चलो कि 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 100 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, और वो एक एंजाइम के हेल्प से हुआ, तो इसका टर्नओवर नंबर हो गया 100। इसका टर्नओवर नंबर, अगर वही 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो इसका टर्नओवर नंबर हो गया 500। तो मतलब जितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा, और हाँ ये मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, और सेकेंड में भी हो सकता है, जितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा,
पर यूनिट टाइम बाय अ एंजाइम। ये उसका क्या हो गया, टर्नओवर नंबर। यही केएम कांस्टेंट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। केएम कांस्टेंट के लिए एक छोटा सा लाइन जान लो। और हाँ, ये कैटेलिटिक पावर और टर्नओवर नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कैटेलिटिक पावर क्या है, जितना मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और टर्नओवर नंबर क्या है, जितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा पर यूनिट टाइम। तो बात तो यही है, लेकिन ये पर यूनिट टाइम के लिए बोल जाती है टर्नओवर नंबर। और अब मैं बता रहा हूं टर्नओवर नंबर किस पे डिपेंड करेगा। तो टर्नओवर, जितना एक्टिव साइट होगा उतना सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट से अटैच होगा और उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ एक्टिव साइट ज्यादा उतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा जितना मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वो उसका कैटेलिटिक पावर, जितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ पर यूनिट टाइम में तो वो उसका टर्नओवर नंबर। तो इसीलिए मतलब कैटेलिटिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव साइट। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, वहां जो मैंने आपको बताया था, कार्बनिक एनहाइड्रेट जो है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनाता है। तो अब आपको ये चीज जो जब आप किताब मतलब बुक में देखोगे तो आपको ये मिलेगा, कार्बनिक एनहाइड्रेट 360 लाख पर मिनट। तो वो वहां सेकेंड में था और ये यहाँ मिनट में है। तो ये दोनों लाइन लिखा हुआ है, तो आपको दोनों बात में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ सेकेंड में था इसलिए यहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मिनट में है इसीलिए 360 लाख मॉलिक्यूल। और आपको ये बात पता होना चाहिए, कार्बनिक एनहाइड्रेट जो है ये फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, फास्टेस्ट एंजाइम। अब उसके बाद जो है फिर आता है कैटलेज 50 लाख पर मिनट, उसके बाद लाइसोजाइम 30 पर मिनट। तो ये सब चीज आपको याद रखना था कि किसका मतलब कितना टर्नओवर नंबर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितना मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है पर मिनट, ये 3 आपको ध्यान में रखना है। अब केएम कांस्टेंट क्या है, मिकेल्सन और मेंटन ने इसको दिया था। और मतलब ये क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अटेन मैक्सिमम ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का जिसमें कि इसका रेट जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ के बराबर हो जाता है। ये है बस आपको मैकेल्सन एंड मेंटन का ये केएम कांस्टेंट। केएम कांस्टेंट के बारे में मैं आपको आगे डिक्टेट करूंगा। तो अभी आपका ये चीज कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, वहां तक तो आपने कर लिया। अब इसके बाद कुछ और 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें जो भी चीज लगभग मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। देखो, एंजाइम जो है इंक्रीज करता है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को सेवरल टाइम्स इंक्रीज कर लेता है। कैसे इंक्रीज करता है, उसका जो एक्टिवेशन, देखो अगर कोई भी चीज, ये अगर आप इस टाइप का आपने कभी देखा होगा तो देखो ये ऐसे कुछ देखा होगा, ये सबस्ट्रेट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये बीच में ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, पहले इसको ट्रांजिशन स्टेट में आना पड़ेगा, और ट्रांजिशन स्टेट में आना पड़ेगा तो उसको इतना एनर्जी चाहिए। तो इसको इतना एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो उसको लेट लगेगा बनने में। यही अगर हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें, इसको हम लोअर कर दें, तो सबस्ट्रेट को कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी चाहिए तो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अगर हमको रेट को ज्यादा फास्ट करना है तो हम क्या इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो यही लाइन लिखा हुआ है, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन सेवरल टाइम्स बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये लाइन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और एक बात और, कैटेलिटिक पावर जो है, जो कि मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये जो कैटेलिटिक पावर है, ये अगर लिविंग के इनसाइड हो या आउटसाइड हो सेम ही बात रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन आपको क्लियर हो गया। और आपको हाँ एक बात और मैं बता दूं, एंजाइम को जब यूज नहीं होता है, एंजाइम का जब यूज नहीं होता है तो उसको इनएक्टिव करके रखा जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है, क्रिस्टलाइज किया जाता है कि क्रिस्टलाइज करेगा तो फिर मतलब जब जरूरत होगा तो फिर उसको एक्टिव कर लेगा। तो इसीलिए हम एंजाइम को पहले जब यूज में नहीं होता है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, और उसको बोल दिया जाता है जाइमोजेन और प्रो एंजाइम। फॉर एग्जांपल, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है इज इन एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, उसको हम स्टोर जब करते हैं तो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। उसी तरह ट्रिप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में। और उसके बाद ये चीज में बताया, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन
रिएक्शन वर्सेस कैटालाइज, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ये लाइन मिलेगा। देखो CO2 और H2O मिल करके कार्बनिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके कार्बनिक एसिड बनाता है। और ये जब कार्बनिक एसिड बनाता है, जब ये एंजाइम अब्सेंट है, ये एंजाइम नहीं है, तो ये क्या करता है, अगर इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम इट इज वेरी स्लो, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। वो कितना स्लो होता है, 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनाता है। ये कार्बनिक एसिड का 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनाता है, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनाता है। वहीं अगर हम इस एंजाइम के, ये हो गया अनकैटालाइज रिएक्शन, जब कैटालाइसिस नहीं हो रहा है, अनकैटालाइज है, तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहा है। वहीं जब कैटालाइज हो जाएगा और एंजाइम प्रेजेंट हो जाएगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा तो यही इसका रिएक्शन इतना फास्ट हो जाएगा, तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनाना शुरू कर देगा। और ये क्या होता है, ये एंजाइम एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट किया लगभग कितना टाइम, 10 मिलियन टाइम। तो ये चीज आपको मैं पहले ही बता, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट ही किया था उसी टाइम बता दिया था कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसका कितना फास्ट हो जाता है। ये चीज भी क्लियर हो गया, ये सारा भी चीज क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ये चीज आपको ये डिस्कशन करना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो हाउ एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, जैसे ये जो है अपना केमिकल रिएक्शन कैसे अपना फास्ट करता है, कैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बनता है उस रेट को फास्ट करता है, ये चीज आपको जानना है। और ये आपके नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि देखो क्या क्वेश्चन है, डायग्राम पे लेवल कर दिया हुआ था, इसमें ए और बी दिया हुआ था, आपको पहचानना था कौन क्या चीज है। और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में भी पूछा गया है। तो आपको कैसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये देखो अगर कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, वो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेज को मतलब कंप्लीट करके तब प्रोडक्ट में मतलब कन्वर्ट होगा। तो सबस्ट्रेट में क्या होता है, सबस्ट्रेट का धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होता है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फिर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो इंटरमीडिएट फॉर्म होते 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 फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये एक ऐसा टाइम जब जैसे सबस्ट्रेट का टोटल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जब टोटल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नया बॉन्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब सबस्ट्रेट का जहां बॉन्ड ब्रेक होना, तो जब इंटरमीडिएट बनेगा, और एक बार जान लो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके लिए उसको इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस किए प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये कह दोगे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सबस्ट्रेट का, और बॉन्ड ब्रेक होते होते जब टोटल बॉन्ड ब्रेक हो गया और नया बॉन्ड बनना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, तो वो उस स्टेट को बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा, उस इंटरमीडिएट स्टेट्स के मतलब को होते हुए ही बदलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसी को एक ये मतलब जो लाइन मैंने बोला है उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस में है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कैसे ग्रोथ हो रहा है वो, और y एक्सिस में है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बताओ सबसे लो एनर्जी पे कौन है, सबसे लो एनर्जी पे प्रोडक्ट है, इससे हाई एनर्जी पे सबस्ट्रेट है, सबसे हाई पे कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। आपको एक बात मैं बता दूं, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो कम स्टेबल होता है, और जो कम स्टेबल है मतलब जो जिसके पास कम एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल। अब बताओ जिसके पास ज्यादा पैसा है वही उड़ाएगा ना फालतू का, मतलब जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वही मतलब फालतू का इधर उधर रेंडमनेस होगा ना, उसमें अनस्टेबल होगा। जिसमें ज्यादा मतलब ये जो स्टेबिलिटी है और एनर्जी है, एनर्जी जिसके पास कम होगा उसका वो स्टेबल ज्यादा होगा, जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। ये वाइस वर्सा है, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है एनर्जी और स्टेबिलिटी में। तो अब एक चीज बताओ, अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे नीचे कौन है, प्रोडक्ट, सबसे नीचे प्रोडक्ट है, तो सबसे नीचे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से सबसे कम एनर्जी है,
सबसे कम एनर्जी इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल सबस्ट्रेट और सबसे कम स्टेबल हो गया ट्रांजिशन, क्योंकि सबसे हाई एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो क्या होता है कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू होता है। जब सबसे पहले सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, बॉन्ड ब्रेक होते गया फाइनली जब टोटल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वो ट्रांजिशन स्टेट हो जाता है और वहां पे नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका शेप अल्टर होगा, और शेप अल्टर होगा तो इसी तरह देखोगे शेप अल्टर हुआ फिर नया शेप बना, लेकिन ये नया शेप ज्यादा देर रहेगा नहीं, ये उसके बाद फिर इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा। फिर जैसे देखो यहाँ सबस्ट्रेट था, फिर थोड़ा आगे गए, देखो सबस्ट्रेट यहाँ है, सबस्ट्रेट से थोड़ा आगे गए, बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, शेप चेंज हुआ, फिर थोड़ा आगे गए, ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर थोड़ा देर आए प्रोडक्ट आया, तो मतलब चेंज इसका मतलब चेंज होते जा रहा है शेप। कैसे? सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो शेप चेंज होगा, फिर एक नया इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट बना तो फिर ये इंटरमीडिएट का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इसका शेप बदलेगा, फिर नया इंटरमीडिएट बनेगा, और जब इसका टोटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नया बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, उस स्टेट को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। तो अब हम आपको एक चीज बता दें कि जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट क्या होगा? क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये परमानेंट स्टेबल, परमानेंट अनस्टेबल, ट्रांजिएंट स्टेबल और ट्रांजिएंट अनस्टेबल, आंसर बताओ क्या होगा? तो आंसर है ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर ज्यादा स्टेबल, जैसे अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, शेप अल्टर हो रहा है, फिर शेप होने के बाद फिर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया शेप हो रहा है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है और अनस्टेबल और तुरंत हो रहा है। जैसे पहले इंटरमीडिएट बना फिर तुरंत बना, ट्रांजिएंट का मतलब होता है मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत शेप चेंज करे। और परमानेंट स्टेबल तो है नहीं, स्टेबल तो है ही नहीं, परमानेंट भी नहीं है, परमानेंट और अनस्टेबल ये भी नहीं है, अनस्टेबल है लेकिन परमानेंट नहीं है। उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेबल, ट्रांजिएंट मतलब ये अपना शेप तुरंत चेंज करता है लेकिन स्टेबल तो नहीं है, तो ट्रांजिएंट अनस्टेबल इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ का आपको चीज समझ में आया कि कैसे कैसे इसका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा और कैसे क्या होगा, ग्राफ को कैसे। अब देखो अब इंपॉर्टेंट चीज समझने का क्या है, अब देखो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट में तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जैसे बढ़ा, सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, अनस्टेबिलिटी आ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब स्टेबल कम होते जा रहा है, और होते होते एनर्जी यहाँ जब मैक्सिमम आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट, तो वो मैक्सिमम एनर्जी पे वो सबसे कम स्टेबल हो जाता है। तो ये जब अपना शेप चेंज करते हुए ट्रांजिशन स्टेट पहुंचता है, जब ये और जब ये सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में आता है, तो आप ये देखो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो गैप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको बोल दे कि सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी गैप को बोल देते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। और यही एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम नहीं है तो एंजाइम इसमें क्या करता है, वो चीज आपको यहां से समझ में आएगा कि सबस्ट्रेट जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटरमीडिएट बना, फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटरमीडिएट, फाइनली जब ट्रांजिशन स्टेट आया तो सारा बॉन्ड ब्रेक हो गया, नया फॉर्मेशन चालू हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट जो आया और सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को हमें एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब क्या ये एंजाइम क्या करता है? देखो एक्टिवेशन एनर्जी है, जैसे सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक हुआ, सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है बॉन्ड ब्रेक होने में, इंटरमीडिएट बनने में ज्यादा, तभी तो ज्यादा एनर्जी गैप जो ज्यादा आ रहा है, मतलब इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट आने में ज्यादा एनर्जी, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। यही जब एंजाइम आ जाएगा, ये तो एंजाइम के अब्सेंट में है, ठीक है, यही जब एंजाइम आ गया, अगर एंजाइम आ गया तो ये इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप था सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप था, इस एनर्जी गैप को कम कर देता है। और एनर्जी
गैप को कम कर देता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी गैप को कम कैसे करेगा, ये अब जो बॉन्ड सबस्ट्रेट बॉन्ड ब्रेक होता था, इंटरमीडिएट बनता था, ये बॉन्ड ब्रेक करने में जो ज्यादा एनर्जी लगता था वहां अब कम एनर्जी लगेगा, और वहां कम एनर्जी लगेगा तो जल्दी ये कन्वर्ट होगा ट्रांजिशन स्टेट में, और जैसे ही जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा फिर वैसे ही जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट देखो, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस केस में भी हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ये इस केस में भी, लेकिन अंतर यही है कि जब ये एंजाइम नहीं था तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और ये थोड़ा लेट से होगा, और यही जब हम इसको एंजाइम ले आए तो ये क्या किया, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या चीज आपको क्लियर हुआ, ये जो है हाउ एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच अ हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन को कैसे हाई रेट करता है, ये क्या करता है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो सबस्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में जो गैप है उस गैप को क्या करता है, कम कर देता है। और चूंकि कैसे करता है, जैसे सबस्टेट और ट्रांजिशन स्टेट बनने में जो इसका बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगता है, तो ये क्या करता है, सबस्टेट का बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी लगने का प्रोसेस कर देता है, और जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट और सबस्टेट का एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। तो आपको इसलिए मैंने आपको एक लाइन बताया था कि एंजाइम increases the rate of reaction several times by lowering down the activation energy। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अपना जो है ये रिएक्शन के स्पीड को फास्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो, प्रोडक्ट नीचे है, सबस्ट्रेट ऊपर है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट में मतलब फाइनली कम है और ये ज्यादा माइनस में हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक। ये ग्राफ आपको इस तरह भी मिल सकता है क्योंकि ये एंडोथर्मिक भी होता है। ये ग्राफ आपको ऐसे भी मिल सकता है, मतलब ये सबस्ट्रेट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ और ये प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट इसका मतलब पॉजिटिव अगर हो गया, अगर ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट से, तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक में एनर्जी लगता है, एक्सोथर्मिक का एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। आप लोग देख लो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आपको क्वेश्चन क्या था कि देखो, आपको तो जैसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का बात हो गया, तो ये तो आपको एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है सबस्ट्रेट से, और प्रोडक्ट माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक हो गया। और जहां पे प्रोडक्ट का ज्यादा है सबस्ट्रेट का कम, मतलब ये एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसे होगा। जैसे ये सबस्ट्रेट है तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, और ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। और जैसे अब यही एक्सोथर्मिक का अगर हो गया ग्राफ, तो एक्सोथर्मिक का ऐसे ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये नीचे प्रोडक्ट, यहाँ सबस्ट्रेट, यहाँ प्रोडक्ट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन यहाँ पे हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट। देखो इसे मतलब ये हो गया ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये तो हो गया आपको एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट से, ये एंडोथर्मिक हो गया। तो आपको इस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद ये पहचानना था कि ये जो ग्राफ है कौन से में एंजाइम विदाउट एंजाइम है, कौन से में विथ एंजाइम है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ये चीज आपको क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो, अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन मैंने वैसे आपको मतलब ये जो पढ़ाने में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से देखो। सबसे पहले ये एक एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जाके जुड़ा, तो एंजाइम का कुछ ऐसा शेप मान के चलो, और सबस्ट्रेट ऐसे। तो सबस्ट्रेट जब इससे जुड़ा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। आपको एक चीज मैं बता दूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके अटैच होता है, अटैच होने के बाद वहां कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद शेप चेंज होता है। शेप चेंज ये सब कब होगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कैटालिसिस होने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। कोई भी ये एंजाइम रिएक्शन जो है, अगर एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ही वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब आपको एक लाइन मिलेगा एनसीईआरटी में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट। मतलब ये बनना तो कंपलसरी है, अगर ये नहीं बनेगा तो इसके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, और प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। और ट्रांजिएंस का क्या मीनिंग है कि ये बनता है बहुत शॉर्ट लाइफ, बहुत थोड़े समय के लिए, और ये तुरंत एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में जो कन्वर्ट होता है तो फिर इससे एंजाइम सेपरेट होता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है, एक और पॉइंट आता है, ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो मतलब जैसे मान के चलो 30 डिग्री इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो मतलब रेट कैसे डबल होता है, ये टेम्परेचर के बारे में Q10 वैल्यू से इसको डिनोट करते हैं। अगर मान के चलो कोई भी एंजाइम का मेन ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले हम 10 डिग्री पे मतलब 0 से 10 डिग्री किए तो हम मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 1 आएगा। तो फिर 10 से हम 20 करेंगे, तो 10 से 20 करेंगे तो जितना हम मतलब 10 डिग्री राइज करे टेम्परेचर, या तो राइज करे या तो डाउन करे, तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल होगा या तो हाफ होगा। जैसे हम 0 से 10 किए 1 था, तो फिर 10 से 20 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। फिर 20 से हम अगर 30 करेंगे तो 2 से ये 4 हो जाएगा। मतलब अपना या तो डबल हो जाएगा या तो हाफ हो जाएगा। फिर वहीं अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया, तो उसके मतलब 30 से 40 करेंगे तो ये राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राइज? क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद राइज नहीं, ये डिक्रीज होता है। फिर वहां 30 से 40 में क्या हो जाएगा, या तो हाफ या तो डबल। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री या तो राइज करें या तो 10 डिग्री हम लो करें, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, या तो रिएक्शन डबल हो जाएगा या तो हाफ हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। और इसी को हम Q10 वैल्यू से डिनोट करते हैं। आपको मान के चलो कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन में 10 डिग्री से 20 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ तो वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, लेकिन कब तक? ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ठीक है, तो ये चीज Q10 वाली वैल्यू एक लाइन मिलेगा आपको, वो पढ़ लेना। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर क्या होता है। कोई भी एंजाइम जो है, एंजाइम जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल एंजाइम, एक होते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो है दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बस ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब एग्जांपल सिंपल। और कंजुगेटेड एंजाइम जो है वो दो चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। अब देखो प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं ये कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर। अब देखो एपो एंजाइम जितना भी एक्टिव साइड जो भी है, एक्टिव साइड इसी में होगा, सबस्ट्रेट इसी में जाके अटैच होगा, एपो एंजाइम में ही। लेकिन सबस्ट्रेट अटैच होने में हेल्प करेगा कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर रहेगा तभी इसका कैटालिसिस होगा और एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट अटैच होगा। इसका मतलब एपो एंजाइम अकेला कुछ नहीं करेगा, एपो एंजाइम में सब चीज तो होगा एपो एंजाइम में, लेकिन उसके साथ साथ कोफैक्टर का भी होना जरूरी है। या तो देखो एंजाइम के साथ पहले से प्रेजेंट हो कोफैक्टर, या तो बाद में आके अटैच हो जाए कोफैक्टर, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट हुआ, और उसके अलावा जो उसमें कोफैक्टर है जो उसके रेट को मतलब सपोर्ट कर सकता है, तो वो कोफैक्टर है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट। और कोफैक्टर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, एक तो को एंजाइम्स, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक मेटल एक्टिवेटर। अब देखो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कोफैक्टर है, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, ये कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ और लूजली बॉन्ड है एपो एंजाइम से, तो हम इसको बोल देंगे को एंजाइम। और इसी में अगर हम ऐसा बोल दें कि ये जो है मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लूजली बाउंड है, तो वो हो गया मेटल एक्टिवेटर। तो अगर कोफैक्टर का डिसाइड करें तो कोफैक्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल एक्टिवेटर। जिसमें अगर हम को एंजाइम की बात करें, इसमें तो सबसे पहले देखेंगे लूजली बाउंड होगा किससे? एपो एंजाइम से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो ये क्या हो गया? को एंजाइम। या तो ये दे दे इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे और लूजली बाउंड दे दे, तो ये हो गया मेटल एक्टिवेटर। ठीक, और मेटल एक्टिवेटर के लिए आपको एक लाइन और मिलेगा, आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो एंजाइम सबस्ट्रेट जब जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जब जुड़ता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ने से पहले उसके बीच में एक मेटल मतलब एक्टिवेटर होता है। मेटल एक्टिवेटर क्या करता है? मेटल
खुद एंजाइम से भी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और वो मेटल सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद साइड चेन ऑफ एट एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट पे, जैसे एंजाइम के एक्टिव साइट पे भी मेटल जो है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जो है मेटल और सबस्ट्रेट जो है उसके बीच में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो हो गया मेटल एक्टिवेटर के बारे में। और मेटल एक्टिवेटर के मतलब को फैक्टर 3 तरह के हुए, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक एंड मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर में क्या है कि वो तो लूजली बॉन्ड होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होगा, तो हो गया मेटल एक्टिवेटर। और मेटल एक्टिवेटर आपको मैंने बता दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है उससे पहले रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है, मेटल एक्टिवेटर बीच में होता है जो कि सबस्ट्रेट से भी बॉन्ड बनाता है और एंजाइम से भी, एंजाइम के एक्टिव साइड से भी बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसको ये लिखा गया। उसके बाद अब आ जाते हैं लास्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। ये दोनों लूजली बाउंड था और ये टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, टाइटली बाउंड होता है। प्रोस्थेटिक का एग्जांपल आप ये देखे होंगे, परऑक्सीडेज और कैटलेज जो होता है, जो हीम पार्ट, मतलब जैसे देखो आप अपने बॉडी में H2O2 बनता है, तो H2O2 ब्रेक करने के लिए अपने बॉडी में एंजाइम है हीम और कैटलेज। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से बना हुआ और ये टाइटली बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोस्थेटिक। और हीम पार्ट में मतलब ब्रेकडाउन होता है इसका। कुछ को एंजाइम्स एंड मेटल एक्टिवेटर को आपको याद रखना है। जैसे में आपको हो गया NAD और NADP, इसका को एंजाइम है नियासिन। ठीक है, FAD और FMN, FAD और FMN इसका है राइबोफ्लेविन को एंजाइम। और कुछ मेटल एक्टिवेटर का भी नाम आपको याद करना, जैसे आयरन है, कॉपर है, इसका मेटल एक्टिवेटर है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और जेडन का है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इसी तरह मतलब आपके मॉड्यूल में टेबल होगा, उस टेबल में जो भी NCERT में दिया उस टोटल को आपको याद करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अभी आपको को फैक्टर हो गया। अब आप अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।